हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आप सभी को क्रेजी जीके ट्रिक की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए फेस्टिवल को। दिवाली को साल में एक बार आती है, सबसे बड़ा त्योहार है, तो खूब एंजॉय करो, खूब पटाखे फोड़ो, सेफली फोड़ना और फैमिली को टाइम दीजिए। जो भी एग्जाम के हमारे टारगेट है नेक्स्ट डे फुलफिल करेंगे। टाइम मिले मॉर्निंग में, इवनिंग में, नेक्स्ट डे तो सेशन को देख लीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। कमेंट में हैप्पी दिवाली छोड़ के जाइएगा, आराम से सेलिब्रेट कीजिए। और अगेन मैं आपको बोल दे रहा हूं, पटाखे जितने फोड़ना है फोड़ो, लेकिन सेफली फोड़ना। चलो शुरू करते हैं 20 अक्टूबर के हमारे करंट अफेयर। पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर ही जाकर लगा लीजिएगा। शुरू करते हैं 20 अक्टूबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फटाफट देख लेंगे आज सेशन को, क्योंकि आपके पास भी समय कम होगा। ठीक है, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 की मिनरल रिच कैटेगरी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए यहां पर एक इंडेक्स है, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। किस आधार पर तैयार किया जाता है, इसको समझो। कौन सा राज्य अपने यहां पर जो माइनिंग हो रही है, जो भी जहां पर भी खनिज मिलते हैं, वहां पर कौन सा राज्य अपनी माइनिंग को सही तरीके से मेंटेन कर रहा है, सस्टेनेबली उसको यूज कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है और ट्रांसपेरेंसी अच्छी है माइनिंग करने में। इन सभी पॉजिटिव चीजों के आधार पर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। यहां पर अलग अलग 3 कैटेगरीज होती है, 3 कैटेगरीज में स्टेट को डिवाइड किया गया है। हम बात करेंगे कौन सी है। इनमें से एक कैटेगरी है मिनरल रिच कैटेगरी। इसमें सबसे टॉप पर जो स्टेट रखा गया है इस इंडेक्स में, यह रखा गया है मध्य प्रदेश राज्य को। जारी कौन करता है? तो अगर हम ये देखें कि इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसके द्वारा पहली बार ही स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स को तैयार किया गया। इसी साल जो बजट आया था ना 2025-26 का, इसमें यूनियन बजट में इस इंडेक्स को अनाउंस किया गया था कि हम इस इंडेक्स को निकालेंगे, और पहली बार 2025 में से जारी किया गया। इंडेक्स क्या मेजर करता है? कौन सा स्टेट अपने मिनरल्स को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से, ज्यादा सस्टेनेबली तरीके से मैनेज कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है अच्छे तरीके से। तो जो परफॉर्मेंस अच्छी है ना, उसके आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। सर 3 कैटेगरी कौन कौन सी? तो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में एक है कैटेगरी ए, मिनरल रिच स्टेट, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, एक हो गई। सेकेंड कैटेगरी वो है जो मॉडरेट है, जहां पर मिनरल्स मिलते हैं पर इतने ज्यादा नहीं है, मॉडरेट, तो ये दूसरा हो गया। और कैटेगरी सी होती है जिसमें सबसे कम मिनरल्स होते हैं स्टेट में। तो इन 3 कैटेगरी में जो टॉप स्टेट है वो हमको याद होना चाहिए। तो जहां मिनरल रिच की बात आती है, जो कि हमारा क्वेश्चन में था, तो पहले नंबर पर एमपी, सेकंड पर राजस्थान और तीसरे पर है गुजरात। फिर मॉडरेट की बात करें तो इसमें गोवा फर्स्ट, यूपी सेकंड, असम है तीसरे नंबर पर। और जो सी कैटेगरी है, जहां पर मिनरल्स कम मिलते हैं, टॉप पर है पंजाब, सेकंड पर है उत्तराखंड और तीसरे पर है त्रिपुरा। तो ये इंडेक्स है, हमारे पास मिनरल रिच में ही क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है इस इंडेक्स में। इंडेक्स को 4 इंडिकेटर्स के आधार पर नॉर्मली मापा जाता है। पहली चीज तो ऑक्शन परफॉर्मेंस, कोई भी स्टेट में माइनिंग के ऑक्शन करने में स्टेट कितना बेहतर है, कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है ऑक्शन में। सेकेंड, ऑक्शन के बाद माइनिंग को रेडी करने में वो कितना कम समय ले रहा है, इस आधार पर देखा जाता है। फिर एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, मतलब यह देखा जाता है कि भाई जो स्टेट है वो मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में या डिस्कवरी के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितनी अच्छी पॉलिसीज बना रहा है। इसके अलावा सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस, मतलब कौन सा स्टेट माइनिंग को इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाता है और इसके लिए पॉलिसीज बना रहा है, काम कर रहा है। तो इन आधार पर बेस्ट परफॉर्मर स्टेट देखी जाती है 3 कैटेगरी में। हमने मिनरल रिच कैटेगरी की बात की थी, कैटेगरी ए, तो उसमें टॉप पर कौन था? मध्य प्रदेश राज्य। इजी। सेकेंड क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की अगर हम बात करते हैं तो यह हर साल मनाया जाता है। कब? यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहां पर एक चीज और है कि भाई 20 अक्टूबर को
उद्देश्य क्या है? अगर हम वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे का उद्देश्य देखें तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरी दुनिया को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना, इस डे को मनाए जाने का उद्देश्य। दुनिया को डेटा के तौर पर समझने में मदद मिलती है स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। तो इसी के प्रति लोगों को अवेयर करना, बेटर प्लानिंग के लिए सांख्यिकी कैसे काम कर सकता है, पॉलिसीज बनाने में कैसे काम कर सकता है, इसके प्रति लोगों को अवेयर किया जाए। यूनाइटेड नेशन द्वारा 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहली बार, और तब से हर साल 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जा रहा है। 2025 में ड्राइविंग चेंज विथ क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन, यह थीम रखी गई है। ओके, देखिए, अगर हम स्टैटिस्टिक्स डे की इंडिया में बात करें कि इंडिया में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये इंडिया में मनाया जाता है 29 जून को। पीसी महालनोबिस, इनकी जन्म दिवस के रूप में इनकी याद में मनाया जाता है ना। पीसी महालनोबिस एक तो भारत के जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था उसके मेंबर भी रहे हैं। इसके अलावा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन और नेशनल सैंपल सर्वे, इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की। तो इनके जन्म दिवस के रूप में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को। पीसी महालनोबिस फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। इनके नाम पर जो डे है ना 2025 में 29 जून को, इसे 75 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ये थीम रखी गई थी इस डे की। तो ये तो नेशनल लेवल पर हो गया। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की बात कर रहे हैं हम, तो ये कब मनाया जाता है? ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाए। सिंपल था हमारे पास। झारखंड में आयोजित होने वाली 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? झारखंड में आयोजित होने वाली 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित कहां होगी? झारखंड में। इसका मैस्कॉट घोषित किया गया है दलमा को। झारखंड का जो नेशनल एनिमल है ना हाथी, उसको रिप्रेजेंट करता है ये, उससे प्रेरित होकर बनाया गया है। आप देखेंगे तो ये हाथी का ही कैरेक्टर है, इससे प्रेरित है, जो कि झारखंड का नेशनल एनिमल है। तो इससे प्रेरित करके जो मैस्कॉट घोषित किया गया उसको नाम दिया गया है दलमा का, या दालमा इसको आप बोल सकते हैं, मैस्कॉट का नाम है। 2025 में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा झारखंड के रांची में। यह आयोजन होगा 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक, है ना। नेक्स्ट वीक इसका आयोजन होगा। अभी लोगो और मैस्कॉट की घोषणा की गई और मैस्कॉट का नाम है दलमा। चैंपियनशिप का इस साल ये 4th एडिशन है। इससे पहले इसे 2008 में आयोजित किया जा चुका है, मतलब 4th एडिशन इस साल इसका आयोजित किया जा रहा है। हर साल आयोजित नहीं की जाती है, इस बार इसका 4th एडिशन है। इसके पहले कब आयोजित हुआ था? 2008 में। ऑलमोस्ट 17 साल हो गए। ठीक है, आयोजन इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप एक साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 1997 में इसे शुरू किया गया था, तब से यह आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसका फिक्स नहीं है टाइम पीरियड। तो अब इसका 4था एडिशन इस साल झारखंड के रांची में आयोजित किया जाएगा। मैस्कॉट है दलमा। आयोजन कौन करवाता है? आयोजन करवाता साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन। साउथ एशिया में एथलेटिक्स को गवर्न करने वाली बॉडी है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कोई पर्टिकुलर प्लेस पर देखने को नहीं मिलता है। तो इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में ललित के भनोट। साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के ये वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ओके, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं एक बार फिर से। और आप सभी को मैं बता देता हूं कि दिवाली की सेल आपके लिए चल रही है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। सभी कोर्सेस आपको अप टू 90% तक ऑफ में देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिलेगी। आप मॉक टेस्ट भी यहां पर लगा सकते हैं और काफी सारी फ्री पीडीएफ और कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। आपके एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज भी अभी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी हर्डल है, हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए नीचे, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी, कोई भी अगर आपको हर्डल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आफ्तान वॉल्केनो किस देश में स्थित है? आफ्तान वॉल्केनो की लोकेशन देखें तो यह हमें ईरान में देखने को मिलता है। आफ्तान वॉल्केनो, आपको पता है इस वॉल्केनो की विशेषता क्या है? आफ्तान वॉल्केनो की इसकी विशेषता यह है कि भाई ये आखिरी बार जब इसका उद्गार हुआ था ना, तब पृथ्वी पर
मानव जीवन भी नहीं था, मतलब एक ज्ञात मानव जीवन देखने को नहीं मिलता है, हमें साक्ष्य देखने को नहीं मिलते इतने पुराने मानव जीवन के। उसके पहले इसका उद्गार हुआ था 7 लाख साल पहले, ये एक्टिव था। तब से ये पूरा की पूरा विलुप्त, मतलब सुषुप्त ज्वालामुखी, मतलब मृत ज्वालामुखी हम इसको बोल ले। लेकिन अब यहां पर कुछ रिसर्चर्स ने इस चीज को पाया है कि ये फिर से विस्फोट हो सकता है इस ज्वालामुखी में अब कभी भी। तो 7 लाख साल से ये मृत पड़ा हुआ है, उसके पहले इसमें विस्फोट हुआ था। यह है ताफ्तान वॉल्केनो, जो कि हमें ईरान में देखने को मिलता है। ईरान में ये वॉल्केनो है 12,927 फुट की ऊंचाई पर। ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक ये नहीं फटा है, जब से हम ह्यूमन हिस्ट्री को जानते हैं। 2.5 लाख पुराना ह्यूमन का जो साक्ष्य है ना, वो नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश में मिला है, नर्मदापुरम होशंगाबाद के आसपास। 2.5 लाख पुराना साक्ष्य वो, सही है। तो मतलब आप समझिए कि इससे पुराना ये वॉल्केनो, उसके पहले ये इरप्ट हुआ था, मतलब फटा था। तो अब ये कभी भी फट सकता है फिर से। अब इसमें एक्टिव देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें हलचल देखने को मिल सकती है आगे चलकर। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? भारत में एसोचैम की हम बात करें कि ये संस्था क्या है, तो आपको पता है ये कॉमर्स और इंडस्ट्री का सबसे पुराना एक एसोसिएशन है। जैसे अलग अलग चीजों के लिए एसोसिएशन बनती है ना, वकीलों के लिए उनका एसोसिएशन होता है बार काउंसिल, ऐसा ही अलग अलग चीजों के लिए रहता है। वैसे उद्योगों का भी, जो इंडस्ट्रीज है, जो कॉमर्स कंपनीज है, उनके लिए भी एक एसोसिएशन है, इसे कहा जाता है एसोचैम, एसोचैम कहा जाता है। इसके नए अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा को एसोचैम का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। अभी तक संजय नायर इस पद पर थे, इनको रिप्लेस किया निर्मल कुमार मिंडा ने। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ट्रेड एसोसिएशन है एसोचैम, जिसे कहा जाता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, क्या ऑफ इंडिया बोल लो आप इसको। ये सबसे पुराना ट्रेड एसोसिएशन है इंडिया में, सबसे पुराना। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और अभी प्रेसिडेंट बने निर्मल कुमार मिंडा। ये गवर्नमेंट और जो कॉमर्स कंपनीज है इंडिया में, जो ट्रेड, जितने भी कंपनीज है, व्यापारी है, उद्योग है, उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक मतलब ब्रिज के रूप में काम करता है। कॉमर्स से रिलेटेड जो मुद्दे हैं गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम है। तो सबसे पुराना ट्रेड एसोसिएशन, 1920 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और रिसेंटली इसके नए अध्यक्ष कौन बने? निर्मल कुमार मिंडा। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाएगा? 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा चंडीगढ़ में। इंटरनेशनल लेवल का ये एक साइंस फेस्टिवल है, ठीक है, जैसे कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है ना, उस तरीके से साइंस फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन नॉर्मली हर साल होता है। देश विदेश के इसमें जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, है ना, जो स्कॉलर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनको ये एक मंच देता है ताकि साइंस को बढ़ावा दिया जा सके, साइंस से रिलेटेड इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, उन पर बात की जा सके। तो इस बार ये 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाने वाला है। चंडीगढ़ में 6 से लेकर 9 दिसंबर चंडीगढ़ में ये 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा यह मिलकर आयोजित किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस की थीम नहीं पूछी जाती है, पर हम इसकी देख लेते हैं। विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत, यह थीम रखी गई है इस फेस्टिवल की। सबसे पहली बार इसका आयोजन 2015 में हुआ था नई दिल्ली में, तब से यह हर साल आयोजित किया जा रहा है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 में चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए, उस पर रिसर्च के लिए काम करने वाली संस्था है। इसने रिसेंटली अपना 9वां फाउंडेशन डे मनाया। इसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। वैसे इसका जो फाउंडेशन डे ना, वो 10 अक्टूबर को मनाया, 10 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसके लिए जो प्रोग्राम है वो अब आयोजित किया जा रहा है, इसीलिए ये अभी सुर्खियों में है।
तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये अपना 9th फाउंडेशन डे इसने मनाया 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर 2015 को पहली बार इस संस्था की स्थापना की गई थी, ताकि इंडिया में जो हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो ट्रेडिशनल हमारा जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदा, इसको बढ़ावा दिया जा सके और ग्लोबली इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जा सके। इसके लिए संस्था काम करती है। 10 अक्टूबर 2015 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर इस संस्था का नई दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत यह काम करता है और प्रदीप कुमार प्रजापति इसके डायरेक्टर के पद पर हैं। नेक्स्ट, द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? क्या है ये? सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे सर सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट में समाज के हर एक चीज पर ध्यान दिया जाए जो समानता की बात करती है, जो विकास में सभी को साथ लेकर चलती है। गरीबी अमीरी का जो खाई है उसको खत्म की जाए, है ना, सभी को एक जैसा बनाया जाए। जो जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है किसी भी देश में स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव होते हैं उसको खत्म किया जाए, है ना। बच्चों के प्रति जो भेदभाव है उसको खत्म किया जाए। हेल्थ सिस्टम को अच्छा किया जाए। एजुकेशन सिस्टम स्त्री और पुरुष के लिए, जो लड़का और लड़की सबके लिए एक जैसा किया जाए, ये होता है सोशल डेवलपमेंट। तो सेकेंड बार वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये इसके पहले हुई थी कभी, आज से लगभग ऑलमोस्ट 20 साल पहले, और अब ये सेकेंड है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका आयोजन किया जाएगा अब कतर के दोहा में, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का आयोजन 4 से लेकर 6 नवंबर तक कतर के दोहा में आयोजित किया जाएगा। समिट का उद्देश्य क्या है? सोशल जस्टिस और इंक्लूजन को बढ़ावा देना। आयोजन कौन करवा रहा है? तो यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, एक उसका संस्था है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। ये और कतर गवर्नमेंट मिलकर इसका आयोजन करवा रही है। इसके पहले इसका आयोजन हुआ था 1995 में। कितने साल हो गए? 20 नहीं 30 साल हो गए। 30 साल पहले 1995 में इसका आयोजन किया गया था। इस बार ये यूनाइटेड नेशन द्वारा दूसरी समिट है जो आयोजित की जा रही। जो पहली बार हुआ था वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क का शहर है कोपेनहेगन, वहां पर 1995 में आयोजित किया गया था। तो वहां पर एक डिक्लेरेशन भी अपनाया गया था, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन। इसमें यही था कि भैया सोशल जस्टिस को बढ़ावा देंगे, सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। तो उस कोपेनहेगन डिक्लेरेशन को फिर से इस पर विचार किया जाएगा अब 2025 में कतर के दोहा में जो समिट होगी उसमें। तो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन जो कि 1995 में साइन किया गया था, जिसमें दुनिया में सोशल प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन राइट्स को बढ़ाने की बात की गई थी, इस पर फिर से विचार किया जाएगा, इसे रिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा एसडीजीज के इंप्लीमेंटेशन पर बात की जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। 16-17 गोल्स है एसडीजीज यूनाइटेड नेशन के, जिसमें से एसडीजीज 1 है नो पॉवर्टी, गरीबी खत्म करेंगे। 8वां एसडीजीज है डिसेंट वर्क। 10वां एसडीजीज है रिडक्ट इनइक्वालिटीज। तो इन सब पर स्पेशली बातचीत की जाएगी। तो ऑल ओवर सारे एसडीजीज पर बात की जाएगी। आयोजन करवाने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल वेलफेयर। ये यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज है उनके मध्य में इकोनॉमी, सोशल और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने के लिए काम करती है, हेल्प करती है सभी देशों की। यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है। 1948 में स्थापना, हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में। तो इसी के द्वारा सेकेंड जो समिट आयोजित की जाएगी वो आयोजित की जाएगी वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कतर के दोहा में, ठीक है। वी राइस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? इस पहल को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग ने वी राइस इनिशिएटिव को शुरू किया है ना, इसके द्वारा ये शुरू की जाएगी। उद्देश्य क्या है जानते? विमेन द्वारा चलाए जा रहे जितने भी एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, उन्हें ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना इस कैंपेन या इनिशिएटिव का उद्देश्य वी राइस। नीति आयोग का एक डिपार्टमेंट है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। हालांकि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस कंपनी के साथ इसने टाई अप किया है, लेकिन प्लेटफॉर्म नीति आयोग का है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म।
ये शुरू कर रहा है वी राइस इनिशिएटिव, विमेन को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके तहत किया क्या जाएगा, विमेन के द्वारा चलाए जा रहे जो भी एमएसएमईज हैं उन्हें मेंटरशिप दी जाएगी, बिजनेस सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल कर सके, बेच सके। 100 विमेन एंटरप्रेन्योर को मेंटरशिप दी जाएगी, उनको सिखाया जाएगा। ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे दुबई में भारत मार्ट का जैसा आयोजन किया जाता है तो उसमें ये महिलाएं अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, उन्हें अवसर दिया जाएगा। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के साथ साथ फाइनेंस और लॉजिस्टिक जो भी उनको मदद चाहिए वो गवर्नमेंट देगी, नीति आयोग देगा वी राइस के तहत। और मेन उद्देश्य विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल सपोर्ट चेन में शामिल करना और इससे जोड़ना। तो वी राइस इनिशिएटिव की यहां पर बात हुई है, किसका इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का। नीति आयोग का डिपार्टमेंट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, वैसे इसको 2018 में शुरू कर दिया था विमेन के एम्पावरमेंट के लिए, पर 2022 में से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर अब लाया गया। और नीति आयोग के बारे में आपने सुना ही है, योजना आयोग के स्थान पर 2015 में पहली बार 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी। इसके वाइस चेयरमैन है सुमन बैरी, सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, और यह मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत कार्य करता है। आगे लास्ट क्वेश्चन, गुजरात का नया उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया। गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं हाल ही में, इनका नाम है हर्ष संघवी। गुजरात में क्या हुआ था कि अभी यहाँ के कैबिनेट के जो अदर मंत्री जो है ना, मिनिस्टर है ना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद गुजरात में नई कैबिनेट का हाल ही में गठन किया गया। गुजरात में जो नई कैबिनेट बनाई गई है उसमें वहां के डिप्टी सीएम के रूप में पद संभाला है हर्ष संघवी ने। अच्छा, गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम के पद पर हैं भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में। इनके जो मिनिस्ट्री कैबिनेट है ना, गुजरात की कैबिनेट को फिर से गठित किया गया और अलग अलग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर बने, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट डिप्टी सीएम है, तो ये हर्ष संघवी बनाए गए। और अब इनको मिलाकर गुजरात की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सीएम को मिलाकर उसमें 26 मंत्री, 26 मेंबर है ना। सभी को शपथ दिलवाई है गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने। ये अभी एडिशनल चार्ज भी संभाल रहे हैं महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप का, क्योंकि महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए थे वाइस प्रेसिडेंट, तो वहां के गवर्नर का पद खाली था, तो महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल पद भी संभाल रहे हैं आचार्य देवव्रत, और ये गुजरात के भी गवर्नर है। तो गुजरात की कैजुअली, अच्छा डिप्टी सीएम कौन बने गुजरात के? हर्ष संघवी। यहां पर गुजरात की कैजुअल अगर हम डिटेल देख लेते हैं तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, आचार्य देवव्रत हो गए यहाँ के गवर्नर, भूपेंद्र भाई पटेल हो गए यहाँ के सीएम। गुजरात की विधानसभा में सीटें हैं 182, यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की गुजरात में सीटें हैं 26। ठीक है, तो यहां पर 20 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को हमने बहुत ही इजी वे में डिस्कस किया, बहुत ही आराम से समझा, लेकिन ठीक है आज हमारा सेशन छोटा रहेगा, दिवाली भी आराम से देखिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर पर, फटाफट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं लास्ट डे का। IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष को नियुक्त किए गए, तो ये नियुक्त किए गए विवेक मेनन। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन किया जाएगा इंडिया में, नई दिल्ली में इसका फाइनल खेला जाने वाला है। 3 फेज में था, फाइनल इंडिया में होगा। भारत में आयोजित पहली बार DNA बेस्ड काउंट के अनुसार सबसे अधिक जंगली हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहां पर? सबसे ज्यादा जंगली हाथी हमको देखने को मिलते हैं कर्नाटका राज्य में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है? यह अवार्ड जीता है विम वैन डेन हेवर ने। आगे, किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार को। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य के 7 शहरों में किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी विदेश विकास परियोजना किस देश में बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है मंगोलिया।
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है हर साल 17 अक्टूबर को। ठीक है। 8000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पहले भारतीय कौन बने? तो यह है भरत थम्मीनैनी। फिर आ गया ये, डीआरडीओ ने भारत में 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ, डीआरडीओ का समझौता है। ठीक है। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिस्कस किए थे, रिवाइज हो गए हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देता हूं मैं आपको। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की गई थी 2018 में। ठीक है। फिर 2024 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। इस बार 2025 में मोहनलाल को दिया गया। किस शासक ने न्याय की जंजीरों का निर्माण करवाया था? तो यह है मुगल शासक जहांगीर। यह हो गए हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, किस देश ने सबसे पहले सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आरंभ की थी? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? ईयर चाहिए। हंगर इंडेक्स 2024, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है, 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 2024 में जो लास्ट ईयर आया था ना, उसकी बात हो रही है। ठीक है। 2025 की बात नहीं हुई। 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो ध्यान से नोट करो, क्वेश्चन पॉज करके देख लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा और हैप्पी दिवाली छोड़ के जाइएगा कमेंट में। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से दिवाली को मनाइए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। चेकआउट कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, क्रेजी जीके ट्रिक को। आपके लिए सेल चल रही है दिवाली की, तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में सभी कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए कल मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।